नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा बोध गया कन्वेंशन हॉल में किसानों और भूमि विवाद से जुड़े मामले को लेकर भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम के दौरान शिकायतें सुनी। इस दौरान जब आमस अंचलाधिकारी अरशद मदनी पर घूस लेने के गंभीर आरोप लगे तो डिप्टी सीएम ने मौके पर ही सख्त रुख अपनाते हुए उन्हें निलंबित कर दिया। और यह मामला आमस निवासी सुमंत कुमार का था। उन्होंने बताया कि मांझी परिवार द्वारा उनकी जमीन पर जबरन झोपड़ी बना ली गई है। वे लगातार प्रखंड कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं और जान से मारने की धमकी भी मिल रही है। 16 नवंबर 2024 को आवेदन देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर सीओ अरशद मदनी ने जवाब देते हुए कहा कि उन्हें मामला ठीक से याद नहीं है। यह पर्चा जमीन से जुड़ा मामला है और गरीब व्यक्ति को हटाया नहीं जा सकता। डिप्टी सीएम ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि नियम के खिलाफ काम करेंगे तो बचेंगे नहीं, गड़बड़ी करने वाले पर कार्रवाई तय है। दूसरा मामला शेरघाटी निवासी जितेंद्र कुमार ने उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि संयुक्त जमाबंदी के नाम पर आमस सीओ ने 25,000 रुपये की घूस ली है, जो उनके गार्ड के माध्यम से दी गई। उन्होंने मोबाइल रिकॉर्डिंग होने का भी दावा किया। इस पर डिप्टी सीएम ने तुरंत जांच के आदेश दिए और कहा कि आरोप सही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। वहीं झूठा आरोप साबित होने पर शिकायतकर्ता पर भी कार्रवाई की जाएगी। कार्यक्रम में मौजूद अन्य पीड़ितों ने भी सीओ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। गंभीर आरोपों को देखते हुए डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने आमस सीओ अरशद मदनी को मौके पर ही निलंबित करने का निर्देश दे दिया। नीतीश सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और कृषि विपणन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। कृषि रोड मैप के तहत राज्य के कृषि उपज बाजार प्रांगणों के आधुनिकीकरण और समग्र विकास पर विशेष जोर दिया जा रहा है। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसानों को पारदर्शी, सुविधाजनक और किसान हितैषी बाजार व्यवस्था उपलब्ध कराना है। कृषि मंत्री ने बताया कि बिहार में कुल 53 कृषि उपज बाजार प्रांगण कार्यरत हैं, जिनमें से 22 बाजार प्रांगणों का चरणबद्ध तरीके से आधुनिकीकरण किया जा रहा है। इनमें सासाराम, बेगूसराय, कटिहार, फारबिसगंज, जहानाबाद, दरभंगा, किशनगंज, छपरा, बिहटा, पूर्णिया, मुसल्लापुर, पटना, आरा, हाजीपुर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मोतिहारी, गया, बेतिया, दाऊदनगर, मोहनिया और स्मार्ट सिटी योजना के तहत बिहार शरीफ कृषि उत्पादन बाजार समिति शामिल है। दाऊदनगर, वैशाली, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी और मोहनिया बाजार प्रांगणों में विकास कार्य पूरे हो चुके हैं, जबकि शेष में तेजी से काम जारी है। बता दें कि इन सुविधाओं से किसानों की उपज की खरीद बिक्री में सहूलियत मिलेगी और बिचौलियों की भूमिका कम होगी। साथ ही भंडारण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और मूल्य संवर्धन की सुविधाएं उपलब्ध होने से किसानों की आय बढ़ेगी। पीएम नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से लाई जा रही यूजीसी बिल पर बिहार में सियासी घमासान जारी है। कई जिलों में भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर्स माने जाने वाले स्वर्ण समाज के युवा सड़क पर उतर गए हैं। वह लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पटना, पूर्णिया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों में विरोध प्रदर्शन हुआ। एक दिन पहले पटना के बाढ़ अनुमंडल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने ही सरकार के विरोध में उतर गए, सड़क पर जमकर प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, पार्टी छोड़ने तक की धमकी दे दी। भाजपा प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि इस पर अभी कुछ भी नहीं बोल सकता, लेकिन फिलहाल इतना ही कह सकता हूं कि यह बिल सारी बातों और सबके हितों का ख्याल में रखते हुए लाया गया है। इसमें किसी के साथ गलत नहीं किया गया है। इस बिल में किसी का नुकसान नहीं किया जाएगा। इधर यूजीसी बिल पर सीएम नीतीश कुमार की पार्टी का अलग रुख है। जनता दल यूनाइटेड ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी बिल से किसी एक वर्ग की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यह लोकतंत्र के लिए घातक साबित होगा। जदयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि पार्टी ने 2 टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि समाज के किसी भी वर्ग की उपेक्षा लोकतंत्र के लिए घातक हो सकती है। बिहार के मुजफ्फरपुर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इस संबंध में हाई कोर्ट को किसी व्यक्ति ने ईमेल भेजा है। इस ईमेल में 1 से 2 बजे के बीच बम से उड़ाने की डेडलाइन तय बताई गई है। इस ईमेल के बाद प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश ने सभी कोर्ट कक्ष, ऑफिस व परिसर खाली कराने का निर्देश दिया। इससे कुछ देर के लिए कोर्ट परिसर में अफरा तफरी मची रही। एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बीके लाल ने बताया कि बम उड़ाने की धमकी के बाद प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के निर्देश पर अधिवक्ताओं के परिसर को खाली करने को कहा गया है। बम से उड़ाने की धमकी की सूचना पर एसएसपी कांतेश कुमार मिश्र भी कोर्ट परिसर पहुंचे। उन्होंने बताया कि मामले की जांच के लिए सिटी एसपी के नेतृत्व में
एसआईटी गठित की गई है। बम निरोधक दस्ता, स्वान दस्ता व अन्य विशेषज्ञों की टीम परिसर की जांच कर रही है। पुलिस मुख्यालय व एटीएस के संपर्क में है। एसओपी के तहत परिसर को खाली कराया गया है। राज्य के कई जिलों के कोर्ट में पिछले दिनों इसी तरह की सूचना मिली थे। सभी के कनेक्शन को जोड़कर जांच की जा रही है। ईमेल भेजने वाले आईपी की पहचान की जा रही है। बम से उड़ाने की धमकी देने के संदर्भों का पता लगाया जा रहा है। पटना जू में बर्ड फ्लू के संभावित खतरे को देखते हुए जू प्रशासन ने एहतियातन सख्त कदम उठाए हैं। जू के गेट नंबर 1 और 2 के सामने पोटेशियम परमैंगनेट का छिड़काव किया गया है। जू के निदेशक हेमंत पाटिल ने बताया कि इसका उद्देश्य है कि बाहर से आने जाने वाले दर्शकों के जूते चप्पल पोटेशियम परमैंगनेट के संपर्क में आकर सैनिटाइज हो जाएं। साथ ही गेट के भीतर ही इसका उपयोग किया जा रहा है। जू से जुड़े कार्यों के आने जाने वाले गाड़ियों के टायरों को भी इसी प्रक्रिया से गुजारा जा रहा है ताकि संक्रमण जू परिसर के अंदर प्रवेश न कर सके। बर्ड फ्लू जैसे संक्रमण बाहर से आने वाले लोगों के जूते चप्पल या वाहन के टायरों के माध्यम से जू के भीतर फैल सकते हैं। इसी आशंका को ध्यान में रखते हुए एहतियाती व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के नए लाभुकों की सूची को अंतिम रूप देने की कवायद ग्रामीण विकास विभाग ने तेज कर दी है। इसी क्रम में पूर्व में हुए सर्वे के आधार पर लाभुक परिवारों का सत्यापन कार्य चल रहा है। सत्यापन को लेकर जिले से आ रही जानकारी के अनुसार 40% आवेदक इसमें अयोग्य घोषित हो सकते हैं। 31 जनवरी तक सत्यापन पूरा करने का निर्देश विभाग ने जिलों को दिया है। पीएम आवास में सर्वे में 1,04,00,000 परिवारों की सूची तैयार की गई है। इन्हीं परिवारों के घर घर जाकर कर्मी सत्यापन कर रहे हैं। सत्यापन के दौरान यह देखा जा रहा है कि परिवार ने जो जानकारी सर्वे में दी थी वह सही है या नहीं। साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि सूची में दर्ज परिवार सभी मानकों को पूरा कर रहे हैं या नहीं। इसी क्रम में आवेदकों को योग्य और अयोग्य की श्रेणी में रखा जा रहा है। इसी क्रम में जानकारी मिल रही है कि 40% तक परिवार अयोग्य की श्रेणी में आ सकते हैं। बिहार में एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव रहेगा। इससे प्रदेश के ज़्यादातर जिलों में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। इससे अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। वहीं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण जिले के 1 या 2 स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से हवा चल सकती है। साथ ही हल्की बारिश होने के आसार हैं। रात में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव खत्म हो जाएगा। इससे बादल छट जाएंगे। उत्तर पश्चिमी, उत्तर मध्य और दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों में 1 या 2 स्थानों पर घना कोहरा छाए रहेंगे। नीतीश सरकार नवजात शिशुओं के जीवन की रक्षा और मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए बड़ी पहल की है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि इसी दिशा में राज्य के विभिन्न जिलों में चिन्हित 115 प्रथम संदर्भ इकाइयों में अत्याधुनिक नवजात स्थिरीकरण इकाइयों की स्थापना और संचालन किया जाएगा। इस संबंध में राज्य के कई सिविल सर्जनों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि समय से पहले जन्म, कम वजन और जन्म के समय सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्याओं के कारण बड़ी संख्या में नवजातों की मृत्यु पहले सप्ताह में हो जाती है। इन मौतों को रोकने के लिए NBSU की स्थापना को एक अहम और निर्णायक पहल बताया गया है। इसके माध्यम से बीमार नवजातों को जन्म के तुरंत बाद त्वरित और गुणवत्तापूर्ण उपचार मिल सकेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के दूसरे चरण में दरभंगा पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा जिले को कई सौगातें दी हैं। सीएम ने यहां 13,682.56 लाख रुपए की लागत से 50 योजनाओं की आधारशिला रखी और 40 योजनाओं का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री अपनी प्रगति यात्रा के दौरान घोषित 88.78 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे अंतर्राज्यीय बस पड़ाव का भी निरीक्षण किया।